राइस फील्ड की स्पिरिट एक होती है। मैं रुका हूँ राइस फील्ड में, आपको पता है 4 रात है। अब ये थोड़ी ऑड स्टोरी है क्योंकि ये किसी एक्स वाई जेड चीज को इन्होंने रेफर किया है जिसकी वजह से कुछ गलत हो गया है। बताएं। अब राइस फील्ड्स की ये स्पिरिट्स मानते हैं कि भाई राइस फील्ड और अच्छे हार्वेस्ट के लिए जो इनकी देवता या वॉट एवर स्पिरिट्स होते हैं, इनको पूजा जाता है, इनकी एक ऑफरिंग्स होती हैं, इनका एक पूरा एक सिस्टम होता है हम्म। जिसके थ्रू हर फार्मर इस चीज को लेके चलता है। अब ये मैंने सुना था एक टैक्सी ड्राइवर से जो कहता था कि मेरे दादा वगैरह जो थे पुकेट में फार्मिंग करते थे। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा वो हो गया टूरिस्ट बेस, तो हमसे ज़मीनें खरीद ली गई थी और चैप्टर ही क्लोज हो गया, राइस फील्ड्स बची नहीं। वो कहता है कि भाई कोई इंडोनेशियन फैमिली थी जो माइग्रेट करके आई और उसने कोई ज़मीनें ले ली। सही है। उनका एक अपना कल्चरल कुछ था सिलसिला। वो इधर के कल्चर के हिसाब से मतलब प्रैक्टिस नहीं करते, वो कुछ अलग प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन उसी से रिलेटेड था, राइस फील्ड स्पिरिट से ही रिलेटेड था। अब ये कहते हैं कि जी ये जनरेशन चलती नहीं, फिर एक ये वाला टाइम आया कि जब खरीदने लगे और जेम्स बॉन्ड की मूवीज के बाद थाईलैंड पे स्पॉटलाइट आने लगी और होटल्स बनने लगे, इन्वेस्टमेंट्स आने लगी। तो ये इन लोगों की जमीनें होती थी, वो लोगों ने बाय आउट करना शुरू कर दी। तो थोड़ा सा ऊपर से प्रेशर भी था कि भाई आपको अच्छे पैसे मिला, आप छोड़े तो हट जाएं। इन साहब का ये था कि बहुत रकबे में बहुत पुराने कोई फार्मर थे, तो इनके पास जमीनें बहुत बड़ी थी सही। और अच्छा मतलब टर्नओवर था। ये बेचने को तैयार नहीं थे। अब्बा की शायद इस बंदे की डेथ हो गई थी और ये खुद बैंकॉक में था। दादा चला रहे थे पूरा सेटअप। ये चलाते रहे, इनका अपना इंडिपेंडेंट कुछ था, टूरिज्म कर रहा था, क्या कर रहा था, कोई कंपनी चला रहा था। कि इवेंचुअली दादा का इंतकाल हो गया और उन्होंने कहा कि आके अपनी जमीनों का कब्जा लो, वटेवर ये वो। तो ये साहब वहां जब शिफ्ट हुए फैमिली के साथ कुछ अरसे के लिए कि भाई मैं जगहें देखूं, जमीनें देखूं और फैसला करूं मैंने करना क्या है। इनका इरादा ये था कि मैं कुछ अरसे रहूंगा ताकि जो पुराने मेरे जितने मुलाजिम हैं, और वो भी कोई अच्छे खासे मतलब कोई 40 साल से हम्म। 50 साल से, इनका कुछ सोचूं क्या करना है इनको, और उसके बाद ये सेल ऑफ करके छुट्टी करूं। अब ये भाई आए और आते के साथ ही जितने भी पुराने पुराने थे इनके अ, मुलाजिम, वो इनके पीछे पड़ गए कि भाई हमारे एक सेरेमनी होती जिसमें आप राइस स्पिरिट जो होता है हम्म। उसके साथ एक तरीके से शादी करते हैं और आप ऑफर करते हैं मतलब अपने आप को एज ए हस्बैंड टू दैट स्पिरिट, एज अ वुमन स्पिरिट, और फिर वो आपका ख्याल रखती है। दिस इज हाउ हार्वेस्ट हर दफा अच्छा होता है। और इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट था सही है। और इसकी एक पूरी सेरेमनी है, ये है वो है। अब ये पढ़े लिखे आदमी है और बीवी बच्चों के साथ इनकी थोड़ी सुन की जरा हट गई। उसने बोला यार मैं बच्चों के सामने ये क्या मतलब क्या, ये क्या बातें कर रहे हो हम्म। तुम, मैं ये करूं मैं वो करूं। और थाईलैंड के अंदर ये होता नहीं है, मतलब राइस स्पिरिट को एक्नॉलेज किए जाते हैं एज ए एंटिटी और उसको पूजा जाता है और उसको ऑफरिंग्स दी जाती है, ये सेरेमनी नहीं होती। सही। तो इन साहब ने फ्लैट आउट मना कर दिया। तो इनके पुराने जो कुछ थे उन्होंने बोला भाई तुम्हारा दादा, तुम्हारा बाप, उससे पहले परदादा, सब ने ये प्रोसेस किया है और तुम मना नहीं कर सकते, तुम्हें ये करना पड़ेगा वरना ये जमीनें बर्बाद हो जाएंगी। सही है। इन्होंने कुछ बोला नहीं क्योंकि इनको तो अल्टीमेटली फारिग ही करना था सब कुछ। तो इसने बोला भाई होती ना बर्बाद वट एवर, मैं नहीं कर रहा, और शट अप कॉल देके सबको भगा दिया। बड़ा रोना गाना हुआ लेकिन सबको बोला अपने काम से काम रखो जाओ। रात में अब ये कह रहे हैं ये जो घर था उसके सामने सारे बड़े बड़े फील्ड्स हैं, और ये फील्ड्स भी कुछ राइस के थोड़े पानी के साथ होते हैं, वो पूरे हम्म। स्टेप्स के थ्रू बने हुए। ये कहते हैं कि जी रात का टाइम था, इनको नींद नहीं आ रही थी, कुछ पुराना हिसाब का सेटअप था। बीवी बच्चों को सुला के ये बाहर निकले और ऐसे ही बाहर टहलने निकले। सही। और
सिगरेट पी रहे थे, कुछ कर रहे थे, कह रहे मैं टहल रहा हूँ, सिगरेट पी रहा हूँ, इधर देख रहा हूँ, उधर देख रहा हूँ, जमीनों को देख रहा हूँ कितनी बड़ी है, अंदाजा लगा रहा हूँ कितने सही। एकड़ वगैरह वगैरह। ये टहलते टहलते एक पॉइंट पे पहुंचे जहाँ पे स्केयर क्रो था एक। लोग स्केयर क्रो बनाते हैं ना बेसिकली, आपको पता है। कि कोई परिंदा ना आगे हाँ, बैठे हुए, सारी चीज। वो था। अब ये सोच रहे हैं कि मैंने दिन में तो नहीं देखा, लेकिन रात में एक बिल्कुल ही एक डंडी नुमा एक चीज खड़ी हुई है जिसपे फटे हुए कपड़े हैं, और एक बालों, मतलब एक औरत जैसा स्केयर क्रो बना के आपने खड़ा किया। उसके चार चक्कर इन्होंने काटे। सोचा कि देखा क्यों नहीं, मैं तो इसी साइड से आया था वगैरह वगैरह। सोचा नहीं, वो सिगरेट पीते हुए टहलते रहे। उसके बाद ये घर की तरफ अपने वापस जाने लगे। कहते हैं थोड़ा आगे जाके मुझे एहसास हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता कोई पीछे चल रहा है। मैं पैर रखता हूँ तब वो पैर रखता है। इन्होंने पीछे पलट के देखा, इन्हें कुछ नजर नहीं आया अंधेरे में एज सच। थोड़ा आगे बढ़ा तो फिर एहसास हुआ कि नहीं यार, कोई पीछे आ रहा है, कोई आहट है, क्योंकि मैं हिलता हूं तो वो भी हिलता है। थोड़ा आगे बढ़ते हुए ये अपने मकान के पास पहुंचे, तो थोड़ी रोशनी आने लगी उसकी वजह से, तो देखा कि वो स्केयर क्रो जो पहले दूर था, हम्म। वो अब इनके करीब है। तेरी। 15-20 फीट का फर्क होगा, वो करीब है। इनको बड़ी हैरत हुई। इन्होंने सोचा कि कोई मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, कोई हरकत करे, मतलब जनरली जो बंदा सोचता है कि ये निकालते हैं करीब जाके लगाते हैं, इस तरह का कोई सीन है। सही। अब ये कह रहा है भाई कि जब मुझे थोड़ा आगे बढ़ा ना, तो मैंने पलट के जब देखा इस चक्कर में कि शायद कोई बंदा नजर आए जो उसको निकाल के कहीं लगा रहा हो, तो देखा कि वो खुद चल के आगे बढ़ रहा था। अब जब वो खुद चल के आगे बढ़ता हुआ उसको इन्होंने देख लिया, तो उसने कुछ बोला। वो कुछ ऐसा बोला जो कि इनको समझ नहीं आया, कोई पुरानी डायलेक्ट ऑफ थाई जबान में कुछ बोला, कुछ समझ में नहीं आया। बहरहाल इनकी थोड़ी सी हुई जाम कि यार ये तो कुछ सीन बैड है। हम्म। और घर में घुसने की जगह ये रुका। इसने बोला मैं ये अगर चीज मेरे पीछे आ रही है तो मैं इसको लेके घर में घुसूं जहाँ बीवी बच्चे सो रहे हैं, तो इससे बेहतर मैं आगे निकलता हूँ। ये आगे की तरफ इनका एक बाड़ा बना हुआ था, बाण था बड़ा सा, जो कि लकड़ी के दरवाजे से तो वो बंद किया जा सकता था। तो उसने बोला कि इधर की तरफ मैं जाऊं और शायद मुझे कोई मिल जाए हम्म। जो जाग रहा हो इस वक्त। ये उस तरफ निकले और वो पीछे पीछे इनके वहां तक आया। अब ये कहते हैं मैं बाड़े में घुस गया, और मैंने घुसने के बाद एहसास हुआ कि एग्जिट एंट्री तो एक ही दरवाजा है। ओ तेरी खैर। अब वो जो भी है, मैं तो एग्जिट तो नहीं कर सकता, मैं तो फंस गया। तो इन्होंने दरवाजा उसका बंद किया, और बंद करने के बाद कहते हैं वो जो भी चल रहा था, और वो लकड़ी की, और एक अजीब सी एक आवाज के साथ वो चलता हुआ, कुछ आवाजें देता हुआ, वो उस दरवाजे पे आ गया। कह रहा है मैं दरवाजे के पास खड़ा हूँ, तो दरवाजे के दूसरी साइड पे वो खड़ा है। जिस साइड पे मैं जाता हूँ उस साइड की दीवार पे वो आ रहा है, यानी इंटरनली मैं मूव कर रहा हूँ, एक्सटर्नली बाढ़ के इर्द गिर्द वहीं वहीं जा रहा है जहाँ वो जा रहा है। इवेंचुअली ये कहते हैं कि थोड़ी सी जब हो गई और मुझे समझ में आ गया कि आवाजें देना सब कुछ कर लिया, कोई आ नहीं रहा, तो मैं फंस गया हूँ। तो अब जानवरों के बीच में जाके ये अपने बैठ गए कि देखते हैं क्या होता है। ये जानवरों के बीच में बैठ गए, और वो जो भी हिल रहा था वो उसी वक्त हिलता था जब ये हिलता था, और ये बैठ गए। और जो भी वो चीज़ बाहर थी वो उसको आवाज़ हल्की हल्की देती रही, और काफ़ी वक्त गुजर गया उसी हालत में बैठे बैठे। कहते हैं कब सुबह हुई पता नहीं चला, लेकिन सुबह इस तरह पता चली कि उसके घर वाले उठ गए थे, और लेट से फजर, अराउंड फजर टाइम जब हल्की रोशनी थी, तो वो उठ के बाहर निकले कि ये है कहाँ। हम्म। उन्होंने आगे पीछे लोगों को भी जगा दिया जो घर में थे, और वो सब आवाज़ें देते हुए फिर रहे हैं कि कहाँ गए कहाँ गए। तो इसने अंदर से आवाज़ दी कि मैं यहाँ हूँ। ये सारे वहाँ आए और बोला कि भाई दरवाज़ा खोलो। उसने दरवाज़ा अंदर से खोला, तो बाहर फैमिली थी, कोई और चीज़ हम्म। नहीं थी। इसने इधर उधर हर जगह देखा, लेकिन कोई ऐसी लकड़ी की बनी हुई कोई चीज़ नज़र नहीं आई हम्म। जो कि स्केरक्रो जैसी। अब ये पूरा डिस्कशन बाद में हुआ कि भाई मैं रात में क्या निकला था, हुआ क्या, ऐसा हुआ वैसा हुआ।
तो इन्होंने बताया कि ये मेरे साथ कोई स्केयर क्रो टाइप की चीज थी जो मेरा पीछा कर रही थी। जो इनके पुराने मुलाजिम ने कहा कि बेसिकली ये वही चीज थी जिसको हम कह रहे थे कि आप जो इनके आपके बाप दादाओं ने किया है वो आप कर लें, ताकि ये ठंडी हो जाए और ये आपके पीछे ना आए। तो वो आपका पीछे आई थी। तो उसने बताया कि भाई वो ये फ्रेज बोले जा रही थी बार बार। हम्म। तो इस फ्रेज का क्या मतलब है? तो वो कहता है कि इस फ्रेज का मतलब है हस्बैंड। तो वो अपने हस्बैंड के पीछे आई थी जो कि आप बच गए। ओ तेरी। तो उन्होंने अपना प्लान उसी वक्त बता दिया कि मैं तो ऐसी जमीनें बेच रहा हूँ भाई, मुझे नहीं चाहिए। और उसी पे ख़त्म शुरू कर दिया कि ये मैं राइस पीरियड ये वो मुझे नहीं पता पहले क्या होता था यहाँ, खलास करो मैं बेच रहा हूँ मैं चाह। तो ये राइस ब्राइड के नाम से स्टोरी थी। राइस ब्राइड। अच्छा, इस कहानी, इन दोनों कहानियों के बाद जो ना, एक थाईलैंड वाली और ये थाईलैंड की जो राइस फील्ड, इसके बाद जो है ना, थाईलैंड कुछ बदल गया है मेरे लिए। अच्छा, इसी तरह से इंडोनेशिया में बहुत हम्म। ऐसी चीजें हैं, बाली में स्पेसिफिकली। हाँ। वो बहुत उनके जो है ना रिचुअल्स होते हैं, और वो उनका यही है कि मैं राइस फील्ड में रुका था वहां पे, माहौल बहुत अलग होता है। तो हम्म। उनके यहाँ जब कोई कोई ऐसे कोई इवेंट आ रहा होता है ना, वो क्या करते हैं, वो बैम्बूज बड़े बड़े लगाते हैं, और उसके बिल्कुल टिप पे जो है ना एक बड़ा सा एक कुछ खुद ही से ही एक झाड़ बनाते हैं, और वो यूं ऐसे टंगे हुए होते हैं ना स्ट्रीट में लाइन से। हाँ। दिखता तो बड़ा वो डेकोर के लिए बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है, लेकिन ये किस चीज के लिए होता है भाई? गुड लक के लिए होता है, कि न्यू ईयर आ रहा है, और हम्म। इस तरीके से जो नहीं ऐसी चीजें सजी हुई होती हैं। यार इनका एक है ना कल्चर। अब ये तो हर कंट्री का थोड़ा थोड़ा फर्क है, लेकिन हर चीज के स्पिरिट्स हैं। लक वही यिन यांग वाला है कि गुड लक के लिए करो वरना पूरे साल आपके साथ ऐसे बैड लक रहेगी, दिस एंड दैट। हम्म। तो वो ये लोग करते रहते हैं। तो फोक जो ये इनका कल्चर है, जो लोअर स्टोरीज है उसके हिसाब से तो बहुत कुछ होता है। मैं तो ये गिनती की दो चार, क्योंकि वहां लोगों से पूछा हम्म। तो जिसने जो बता दी बता दी, उस पर इतनी रिसर्च नहीं की। और करूंगा तो मुझे पता है कि इस पे कहीं ज्यादा चीजें निकल के आएंगी, बहुत चीजें निकल कर आएंगी। क्योंकि गोस्ट स्टोरीज भी बेनतहा है। गोस्ट स्टोरीज भी बेनतहा है, लेकिन थाईलैंड वो, की। हाँ, फ्लोटिंग मार्केट में होती है। तो एक ओल्ड टाउन के अंदर कोई कमरा है जिसमें एक औरत अलमारी में से बाहर निकल के आती है रात के एक पैर। है? जी जी जी। ओल्ड टाउन फुकेट में? हाँ, ओल्ड टाउन पकड़, वो जो पोर्चुगीज स्टाइल बना हुआ है ना हाँ। वहाँ, वहाँ कोई निकल के आ जाती हैं। और फ्लोटिंग मार्केट तो खैर बैंकॉक में, हाँ। वहाँ एक लड़की नजर आएगी रात में छोटी, वो कश्ती चला रही होगी वहाँ। वो तो बेनतहा है, उसमें तो कोई कमी नहीं है।